अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का ये वीडियो बीए जनरल उर्दू जिसका सब्जेक्ट कोड BUDE 142। इससे पहले की वीडियो में हम हिंदुस्तान में दास्तान गोई के सिलसिले में बताई थी और उसकी नेक्स्ट जो उसकी दास्तान किस तरह से शुरू हुई और इसका इर्तिका किस तरह हुआ, आगाज़ किस तरह हुआ। लेकिन उसका नेक्स्ट में आएगा अपना इम्तहान खुद लीजिए। उसमें कुछ सवालात दिए हुए हैं जिसे आपको पढ़कर याद करनी है ना। तो यहाँ पर ये अभी अगर हम यहाँ पर रीड करें से तो ऊपर नीचे करके रीड करने होगा, इसीलिए मैं एक जगह इसको लिखी हूँ, वहाँ पर इसे हम पढ़ते हैं। अपना इम्तहान खुद लीजिएगा। सबसे पहला सवाल दिया हुआ है, दास्तान किस कहानी को कहते हैं। तो यहाँ पर नीचे में एक का, तो नीचे में देखिए यहाँ पर एक दिया हुआ है, मतलब ये एक का जवाब है। दास्तान उस तोयुल कहानी को कहते हैं जिसमें ख़याली और मिसाली ज़िंदगी को मरशय ज़बान में माफ़ूक अलफ़ित्री अनाशर के ज़रिया पेश की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है, दास्तान में ख़याली ज़िंदगी होती है या हकीकी। तो 2 नंबर का जवाब है, दास्तान में ख़याली ज़िंदगी होती है। उसके बाद आ जाएगा सवाल नंबर 3, माफ़ूक अलफ़ितरत अनासर से आप क्या समझते हैं, मिसालों से समझाएं। इंसानी किरदारों के अलावा कुछ ऐसे किरदार और अनासर भी होते हैं जो अक़ल से परे होते हैं, जैसे भूत, प्रेत, जिन, परी, देव, जादू की छड़ी, तस्लीमी तहत, जादू की अंगूठी वगैरह। इसको माफ़ूक अलफ़ितर अनासर कहते हैं, है ना। उसके बाद है, उर्दू की पहली दास्तान कौन सी है। तो उर्दू की पहली दास्तान मुल्लावाज़ी की किताब शब-ए-रज़ को उर्दू की पहली दास्तान तस्लीम किया जाता है, जो दक्खन के मशहूर बादशाह कुली कुतुब शाह के अहद में 1635 ईस्वी के आसपास लिखी गई। सवाल नंबर 5, उर्दू की दूसरी दास्तान कौन सी है, उसे किसने लिखी और कब लिखी गई। तो उसका जवाब में आ जाएगा, उर्दू की दूसरी अहम दास्तान महर फ़रोज़ दिलबर है, जिसे ईशवी खान बहादुर ने 1730 के आसपास लिखी। सवाल नंबर 6, नोहे तर्ज मर्शा और बागो बहार में क्या फ़र्क है। नोहे तर्ज मर्शा और बागो बहार दोनों में एक ही कहानी पेश की गई है और वो है किस्सा-ए चार दर व पेच। मगर तहसीन की नोहे तर्ज मर्शा की ज़बान अदक और मुश्किल है और मीर अमन की बागो बहार की ज़बान निहायत आसान और रवा है, इसलिए नोहे तर्ज मर्शा तर्जुमा लगती है, जबकि बागो बहार तबी ज़ात महसूस होती है। सवाल नंबर 7, फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी जाने वाली कुछ अहम दास्तानों के नाम बताइए। तो फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी जाने वाली दास्तान में बागो बहार, आराइस महल, तोता कहानी, दास्तान अमीर हमज़ा, हिफ्त गुलशन, मजहबे इश्क वगैरह। सवाल नंबर 8, कुछ अहम दास्तान नवाशी के नाम लिखें। तो उसमें आ जाएगा मुल्लावाज़ी, रज़ब अली बेग शुरूर, अता हुसैन खान, तहसीन मीर अमन, हैदर अली हैदरी, लल्लू लाल, काजिम अली जवान वगैरह। उसके बाद आ जाएगा सवाल नंबर 9, अलिफ लैला की तर्जुमा निगारियों के नाम बताइए। तो शम्स अलाउद्दीन, तोता तारम, हामिद अली, मिर्ज़ा हैरत दहलवी। उसके बाद सवाल नंबर 10, किस सनफ़ के आने से उर्दू में दास्तान नवाशी का सिलसिला बंद हुआ, है ना। तो मगरिब से सनफ़ नावल के आ जाने से उर्दू में दास्तान नवाशी का सिलसिला बंद हुआ। ये हो गया पहले दास्तान गोई। हिंदुस्तान में दास्तान गोई की जो इकाई है उससे जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट इकाई नंबर 2, इसमें आ जाएगा मीर अमन दहलवी का अहद। मीर अमन दहलवी के अहद के बारे में इकाई नंबर 2 में आप लोगों को रीड करना है। उसका मीर अमन दहलवी के अहद क्या थी, है ना, उस सिलसिले में यहाँ पर ही उसकी तफसील से दी हुई है। तो उर्दू
नस्र को जिन अदबियों ने नई सिमतों का पता दिया और उसके फ़रोग़ में किलहदी किरदार निभाया, उनमें मीर अमन दहलवी का नाम भी खासा अहम है। मीर अमन ने उर्दू ज़बान व अदब के लिए वो काम किया कि उर्दू नश्र निगार की तारीख़ में एक अहद के नाम से मशहूर हो गया। किसी अदीब के लिए ये बहुत बड़ा एजाज़ है कि कोई अहद उसके नाम से जाना गया या जाना जाए, मगर इतना बड़ा अजीज़ किसी को यूं ही नहीं मिल जाता। इसलिए उस अदीब को अपना खून जिगर सर्फ करना होता है, जान तोड़ मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात एक करना होता है, मराकबे में बैठना होता है, छिल्ला खींचना पड़ता है, कशफ अलम में गुजरना होता है। मीर अमन ने ये सब किया। वैसे तो फोर्ट विलियम कॉलेज के एक अशाअती शबे में किताबें तैयार करने के लिए मुलाजिम रखा गया था और उन्हें मुंशी गैरी के लिए मख्ताना भी मिलता था, मगर मीर अमन ने अपना शौक़ बना लिया। उसे लिखने पढ़ने के काम में ऐसी दिलचस्पी ली और उसे उस नाहक से क्या किया कि उर्दू ज़बान के वतन से उर्दू की एक ऐसी सूरत निकल आई जिसके हुस्न व ज़मान ने ज़माने को बहुत कर दिया, जो हर एक नज़र का मरकज़ बन गया, हर दिल को भा गई, एक एक दिमाग में समा गई, एक एक ज़बान पर चढ़ गई। मीर अमन का अहद वो अहद है जिसमें बाहर से आई एक तिजारती कंपनी अचानक एक रात हुक्मरानी का ख्वाब देखती है और वो बहुत जल्द अपने उस ख्वाब की ताबीर भी पा जाती है। तिजारत करते करते हुकूमत करने के अपने मंसूबे को हुकूमत आमली और दूर अंदेशी से आमली जमा भी पहना दी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो हिंदुस्तान में आई थी तिजारत करने, मगर वो हुक्मरां बन बैठी। उसकी ताजराना हरिस आँखों ने देखा कि ये मुल्क तो वाकई सोने की चिड़िया है, यहाँ की ज़मीन में तो ख़जाना दफन है और यहाँ के लोग भी सीधे साधे और मेहनती है। उन्हीं की मेहनत से उनकी दौलत अपनी बस में की जा सकती है। चुनांचा सबसे पहले उन्होंने ये सोचा कि उनको बस में किस तरह किया जाए और उस सोच व चार के दौरान कंपनी के मालकान जो खासे पढ़े लिखे थे उस नतीजे पर पहुँचे कि यहाँ के लोगों की ज़बान सीखी जाए, उसी के जरिया उनके दिल व दिमाग तक पहुँचा जा सकता है। उस नतीजे पर पहुँचते ही उसके जहन में एक ऐसे अदारे का ख्याल आया जो उन्हें यहाँ की ज़बान सिखाने में मददगार साबित हो सके। उसी तरह फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी ज़बानों का एक सभा कायम हो गया और उसमें इस बात का एहतमाम किया गया कि ऐसी आसान और दिलचस्प किताब तैयार की जाए जिनसे उन्हें कम वक्त में यहाँ की ज़बानें आ जाए, खुसूसन वो ज़बान जल्द से जल्द वो सीख जाए जो राफ्ते यानी बोल चाल की ज़बान थी। जाहिर है कि उर्दू उस वक्त हिंदुस्तान में राफ्ते की ज़बान थी, चुनांचा उस ज़बान पर तवज्जो दी गई। उस ज़बान के माहिरीन और मसनफ़ीन को मुलाज़मत देकर कलकत्ते में जमा किया गया और उनके कलम से फ़ायदा उठाकर किताबें लिखवाने का सिलसिला शुरू किया गया। किसी अहद की पहचान उस अहद में किए गए सियासी, समाजी, इक़्तिसादी, तहज़ीबी व सक़ाफ़ती कामों से होता है या फिर उन नाकाबिल फ़रामोश वाक़यात व हादसात से होता है जो वाक़ई पज़ीर होते हैं। इस एतबार से मीर अमन का अहद का जायज़ा लिया जाए तो एक अदब की तालिब इल्म की निगाह है जिन अमूर पर ठहरती है वो ये है फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम और उसमें हिंदुस्तानी ज़बानों की मरकज़ पर दी जाने वाली खुसूसी तवज्जो, उस दौर में किए गए लिसानी व अदबी कारनामे, उस दौर के मुसन्निफ़ीन जो एक मरकज़ पर जमा किए गए थे, वो किताबें जो उस अहद में फोर्ट विलियम कॉलेज में जॉन गिलक्रिस्ट के ज़ेर निगरानी लिखी गई।
جان گلکرسٹ، جس نے ہندوستانی زبانوں کے فروغ کا منصوبہ بنایا اور لسانی سرگرمیوں کی راہ ہموار کی۔ اردو زبان، خصوصاً اردو نثر میں ہوئی تبدیلی اور نئے رنگ و اہم باغ و بہار کی غیر مقبولیت، میر امن کی داستان باغ و بہار اور فورٹ ولیم کالج کی کتابوں کی زبان کی دوسروں کی تحریروں پر مرتب ہونے والے اثرات۔ فورٹ ولیم کالج ہے نا، یہ وہ کالج ہے جو کلکتہ میں 10 جولائی 1800 کو قائم کیا گیا۔ وہ پہلا ادارہ ہے جہاں اجتماعی طور پر باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت اردو نثر کی ترویج و ترقی کے لیے کوشش کی گئی۔ یہ کالج ہندوستان میں نوآورانہ انگریزوں کی تعلیم و تربیت کے مقصد سے کھولا گیا۔ یہ کالج گلکرسٹ کی سوچ اور اس سوچ کو ملنے والے انگریز افسر ویلزلی کی حمایت کی بدولت عمل میں آیا۔ نمبر 2، ہندوستانی زبانوں کا لسانی مرکز۔ یہ وہ مرکز ہے جو انگریزوں کو ہندوستانی زبان سکھانے کے لیے کھولا گیا۔ اس کے قیام کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ یہاں ہندوستانی ادیبوں کی مدد سے ایسی کتابیں تیار کی جا سکیں جو آسان، عام فہم اور دلچسپ ہوں اور جو زبان سکھانے میں زیادہ معاون ثابت ہو سکیں۔ یہ سبا اس کالج کے پرنسپل جان گلکرسٹ کے اس سوچ کے نتیجے میں عمل میں آیا کہ ہندوستانی زبان سیکھے بغیر کمپنی کا کوئی ملازم اپنی ذمہ داری کو اچھی طرح نبھا نہیں سکتا اور اپنے فرائض سے عہدہ بر نہیں ہو سکتا۔ اس لسانی مرکز میں سب سے زیادہ جس زبان کی توجہ ملی وہ ہندوستانی تھی۔ ہندوستانی سے مراد ویسے تو ہندی اور اردو دونوں تھی، مگر عملاً جس زبان کو زیادہ فروغ حاصل ہوا وہ اردو تھی۔ جان گلکرسٹ فورٹ ولیم کالج کے ہندوستانی شعبے کے پہلے صدر تھے۔ ان کا پورا نام جان بارتھولمیو جان گلکرسٹ تھا۔ وہ پیشے سے ایک ڈاکٹر تھے۔ دستیاب شواہد کی بنا پر ان کی تاریخ پیدائش 19 جون 1759 ہے۔ ان کا تقرر فورٹ ولیم کالج میں 1800 میں ہوا۔ انہوں نے ہی کالج میں ہندوستانی زبانوں کے شعبہ کو قائم کرنے کی تجویز بھی پیش کی تھی۔ اس شعبے میں دلچسپی لینے اور اس کی سرگرمیوں کو تیز تر کرنے میں ان کا یہ احساس کار فرما تھا۔ ہندوستانی زبان پر قدرت اور ہندوستانی تہذیب و ثقافت سے قربت کے بغیر برطانوی حکومت اپنے مقصد کے حصول میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ جان گلکرسٹ ایسٹ انڈیا کمپنی کے صرف ایک اعلیٰ عہدیدار اور فورٹ ولیم کالج کے ہندوستانی زبانوں کے صدر ہی نہیں بلکہ وہ ایک ماہر لسانیات اور محققی زبان بھی تھے، ساتھ ہی ایک زبردست مفکر اور پلانر بھی تھے۔ انہوں نے اردو کے فروغ میں ایک ناقابل فراموش کردار نبھایا۔ انہوں نے دوسرے مصنفین سے کتابیں تو لکھوائیں ہی، خود بھی کئی اہم اور قابل قدر کتابیں لکھیں۔ ان کی تحسینات میں ہندوستانی زبان کے قواعد، مشرقی زبان دان، ہندوستانی زبان پر مقدمہ، ہندوستانی زبان کی مشقیں کافی اہمیت کی حامل ہیں۔ ان کتابوں کے علاوہ انہوں نے انگریزی ہندوستانی لغت بھی 2 جلدوں میں تیار کی۔ میر امن کے دور کے ادبی اور لسانی کاموں میں سب سے اہم کام یہ ہوا کہ اس دور کی لسانی سرگرمیوں سے اردو زبان کا مزاج بدل گیا۔ مشکل زبان آسان ہو گئی، نثر، قافیہ، پیمائی اور بے جا مصرع نگاری سے پاک صاف ہو گئی۔ زبان اس قابل ہو گئی کہ وہ قصہ کہانیوں کے ساتھ ساتھ عالمی اور دیگر موضوعات کو سلیقے سے پیش کرنے لگی۔
फोर्ट विलियम कॉलेज से पहले उर्दू नस्र आली में तौफीलियत में थी। उस अहद में उर्दू नस्र की एक मजबूत और भरपूर रवायत कायम हुई जो मुसलसल आगे बढ़ी। उस अहद ने उर्दू नस्र को काफ़ी फ़रोग़ दिया। दूसरा अहम काम उस अहद का ये है कि उसने उर्दू को मीर अमन जैसा अदीब दिया। तीसरा और शहीद सबसे बड़ा काम ये किया कि उसने उर्दू ज़बान को बागो बहार जैसी बेशकीमत और लाजवाल किताब से माला माल किया। मीर अमन के अहद के मुसन्निफ़ीन, पहला तो मीर अमन का ही है जिनके आदमी कारनामों की बदौलत ये अहद उनके नाम से मशहूर हो गया। मीर अमन को बाज़ तज़किरा निगारों ने मीर अमान भी लिखा है, जो खुद उन्होंने बागो बहार में अपना नाम मीर अमान लिखा है। चुनांकि वो दिल्ली के रहने वाले थे, इसीलिए उनके नाम के साथ लफ्ज़ दहलवी भी जुड़ गया। मीर अमन के नाम के बयान से पता चलता है कि वो एक खुशहाल और मुसन्निफ़ दार घराने में पैदा हुए, मगर 18वीं सदी में दिल्ली सल्तनत की तबाही के सबब उनके ख़ानदान को भी हिजरत करने पर मजबूर होना पड़ा। माइश की तलाश में भटकते हुए वो पहले पटना फिर कलकत्ता पहुँचे और अपने एक दोस्त की मदद से गिलक्रिस्ट तक रसाई हासिल की। गिलक्रिस्ट ने उनकी काबिलियत की बुनियाद पर उन्हें अपने कॉलेज में बतौर मुंशी रख लिया। बागो बहार के अलावा मीर अमन ने कई और भी किताबें भी लिखी जिनमें गुंज खूबी काबिल ज़िक्र है, मगर उनकी दूसरी किताबों को वो शहरत ना मिल सकी जो बागो बहार को नसीब हुई। उस अहद का दूसरा मुसन्निफ़ीन उस अहद के दूसरे मशहूर मुसन्निफ़ीन का नाम हैदर बख्श हैदरी है। हैदर बख्श हैदरी 12वीं सदी हिजरी के 9वें असर में दिल्ली में पैदा हुए। वहाँ से अपने वालिद के साथ बनारस पहुँचे, वहाँ बस गए। फिर तलाश माश में कलकत्ता गए और फोर्ट विलियम कॉलेज में अपनी काबिलियत की बुनियाद पर हिंदुस्तानी ज़बानों के शबे में मुंशी के अहद पर रख लिए गए। कई सालों तक मुसलसल काम करने के बाद 1814 ईस्वी में बनारस लौट आए। उनकी किताब में आराइश महल और तोता कहानी मशहूर है। उन दोनों किताबों के अलावा उन्होंने किस्सा महरुमा, लैला मजनू और मजमुए हकायत भी लिखी। उनकी ज़बान भी सादा और सेल्सियस है। फोर्ट विलियम कॉलेज में आने से पहले उन्होंने 1799 ईस्वी में फ़ारसी के एक मशहूर मकबूल किस्सा महरुमा को उर्दू में मुंतकिल किया था। खलील खान अक्श भी फोर्ट विलियम कॉलेज के एक अहम मुसन्निफ़ थे। उनका पूरा नाम खलील अली खान था। अक्श तखलीश करते थे। उनका असल वतन तो दिल्ली था, मगर उनकी परवरिश फैज़ाबाद में हुई। 1801 ईस्वी में वो कलकत्ता आए और काजिम अली की वशातत से गिलक्रिस्ट तक रसाई हासिल की। गिलक्रिस्ट ने उनकी सलाहियत को पहचाना और उनसे दास्तान अमीर हमजा के तर्जुमे की फरमाइश की। निहाल चंद लाहौरी भी उस अहद के एक अहम मुसन्निफ़ है। उनकी तारीख़ पैदाइश और वफ़ात के मुतालिक कुछ शौक़ से नहीं कहा जा सकता। वो बाकायदा फोर्ट विलियम कॉलेज के मुलाजिम भी नहीं थे, मगर जॉन गिलक्रिस्ट ने उनसे हिंदुस्तानी ज़बानों के शबे के लिए मज़हब-ए-इश्क़ के नाम से मशहूर दास्तान गुली बगवाली का तर्जुमा कराया। गुल बगवाली शेख इज़्ज़तुल्लाह बगाली की तसन्नीफ़ थी जो फ़ारसी में लिखी गई थी। यही नसरी किस्सा बाद में पंडित दयाशंकर नसीम के हाथों मसनवी गुलजार नसीम की शक्ल में पेश हुआ। मज़हब-ए-इश्क़ का शुमार अपने अहद की मशहूर तसन्नीफ़ में होता है। किस्से के रूह में हिंदुस्तान की दास्तानवे अहद
की छाप है। यह किस्सा अपने ज़माने के मुताबिक दास्तानवी खसाइस और अनासर के मामलों है, जो दास्तान की तकनीकी अनासर ख्याल किए जाते हैं। उस अहद के ज़बान की तर्जुमानी मीर अमन की दास्तान बागो बहार से होती है। कॉलेज से जुड़े सभी मुसन्निफीन ने कोशिश की कि उनकी किताबों की ज़बान गिलक्रिस्ट की मुनसा और अंग्रेज़ी हुकूमत के मकसद के मुताबिक हो। उस अहद की नशर के ज़बान का तजज़िया करते हुए दर्ज झेल खुसूसियात सामने आती है। बोल चाल का अंदाज़, अवामी लब व लहजा, सादा और आम फहम अल्फाज, देसी ज़बान के इस्तेमाल पर जोर, फ़ारसी अमेर अदक और मुश्किल अल्फाज से अजतनाब, जुमलों की तरतीब में आसानी और रवानी का ख्याल, आवाम के रोज़मर्रा मुहावरों का कसरत से इस्तेमाल, मकाल में चस्त और दुरुस्त और फितरी लिखने की कोशिश। फोर्ट विलियम कॉलेज में गिलक्रिस्ट की ज़ेर निगरानी लिखी गई किताबों की एक तूल फरासत है, जिसमें ज़्यादातर किताबों में किस्से कहानियाँ मौजूद है। उसका सबब यह है कि कहानी की क़ुव्वत को उस दौर में सबसे ज़्यादा महसूस किया गया, और ये नुक्ता अच्छी तरह समझ में आ गया कि दूसरों तक अपनी बात को पहुंचाने का वसीला कहानी से बेहतर कोई और नहीं हो सकता। उस अहद की कुछ अहम किताबों की फरासत दर्जा झेल है। बागो बहार, मीर अमन दहलवी, आराइश महल, हैदर बख्श हैदरी, तोता कहानी, हैदर बख्श हैदरी, दास्तान अमीर हमज़ा, खलील अली खान अक्श, शकुंतला, काजिम अली जवान, मजहब इक्स, निहाल चंद लाहौरी, हफ्त गुलशन, मजहर अली वला, प्रेम शागिर, लल्लू लाल जी। फोर्ट विलियम कॉलेज में तैयार होने वाली किताबों की मकबूलियत के असरार। वैसे तो फोर्ट विलियम कॉलेज के 9 अदार अंग्रेज़ों की तालीम व तरबियत के लिए मखसूस था, मगर यहाँ पर तैयार की जाने वाली किताबों की शहरियत कॉलेज के बाहर भी पहुँच रही थी। किताबों की नस्र आवाम को मुतासिर कर रही थी। चुनांचा कॉलेज के बाहर के अदबियों में भी फोर्ट विलियम कॉलेज के असलूब का चर्चा था, और वो भी उसके ज़ेर असर अपनी किताबों में आम फहम ज़बान इस्तेमाल कर रहे थे और इजहार का सादा वसीला इख्तियार करने में मसरूफ़ थे। उनका एक मकसद तो ये था कि उनकी किताबें भी आवाम में मकबूल हो, और दूसरा मकसद गालिबन ये था कि वो भी अंग्रेज़ों की फ़याज़ी से मुस्तफ़ीद होना चाहते थे। इस रुझान का सबसे बड़ा सबूत ये है कि बनी नारायण जहाँ की किताबें न सिर्फ ये कि फोर्ट विलियम कॉलेज में कद्र की निगाह से देखी गई, बल्कि उनकी खूब पजीरी भी हुई, साथ ही आवाम में भी खासी मकबूल हुए। बाहर के अदबियों का मकसद कुछ भी रहा हो, मगर ये बात तो हुई कि मीर अमन के इस अहद ने उर्दू ज़बान के फ़रोग़ में नुमायाँ किरदार अदा किया, और उर्दू ने नस्र को एक नया अंदाज़ अता किया। उसके बाद आ जाएगा आपने इस इकाई में क्या क्या पढ़ा। उसके बाद अपना इम्तहान खुद लीजिए। यहाँ पर ही कुछ शॉर्ट सवाल दिए हुए हैं और उसके नीचे में उसका जवाब भी दिए हुए हैं। अपना इम्तहान खुद लीजिए। सबसे पहला सवाल, फोर्ट विलियम कॉलेज के अहद को मीर अमन के अहद से क्यों मशहूर किया जाता है? तो उनका जवाब आ जाएगा, मीर अमन के अहद ने उर्दू को बोल चाल की ज़बान से करीब किया, उसके मुश्किल इजहार को आसान किया, ज़बान को रवा बनाया, उर्दू को इस काबिल बनाया कि ये आलमी मौज़ूआत को भी पेश कर सके। सवाल नंबर 2, फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी ज़बानों का शोबा क्यों खोला गया और इसका मंसूबा किसने बनाया? फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी ज़बानों का शोबा इसलिए खोला गया कि नौएदार अंग्रेज़ों को यहाँ की ज़बानें सिखाई जा सके। उसका मंसूबा हिंदुस्तानी ज़बानों के शोबा के पहले सदर डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट ने बनाया। सवाल नंबर 3,
فورٹ ولیم کالج میں ہندوستانی زبانوں کے شعبے میں کس طرح کی زبان لکھی گئی؟ فورٹ ولیم کالج میں ہندوستانی زبانوں کے شعبے میں آسان اور دلچسپ زبان لکھی گئی، ایسی زبان جو آسانی سے پڑھی جا سکے اور بنا کسی رکاوٹ کے اپنی بات کا اظہار کیا جا سکے۔ سوال نمبر 4، فورٹ ولیم کالج میں ہندوستانی زبانوں کے شعبے میں قصے کہانیوں کی کتابیں ہی کیوں لکھی گئی؟ فورٹ ولیم کالج میں قصے کہانیوں کی کتاب اس لیے لکھی گئی کہ پڑھنے والے دلچسپی لے سکے۔ کہانی میں چونکہ دل و دماغ کو گرفت میں لینے کی قوت ہوتی ہے، اس لیے یہ کوشش کی گئی کہ آسان زبان میں کہانی پیش کی جائے تاکہ پڑھنے والے یا زبان سیکھنے والے اس طرف راغب ہو سکے۔ سوال نمبر 5، فورٹ ولیم کالج سے جڑے کچھ نمایاں مصنفین کے نام لکھیں۔ فورٹ ولیم کالج سے وابستہ رہے مصنفین میں میر امن دہلوی، حیدر بخش حیدری، خلیل خان اخش، کاظم علی جوان، نہال چند لاہوری، مظہر علی ولا کے نام قابل ذکر ہے۔ سوال نمبر 6، فورٹ ولیم کالج کی کتابوں کے باہر کے مصنفین میں کیا اثرات مرتب ہوئے؟ فورٹ ولیم کالج میں تیار کی گئی کتابوں کا چرچا کالج سے باہر بھی ہونے لگا، اور جس کا اثر یہ ہوا کہ باہر کے مصنفین بھی اسی انداز میں کہانی لکھنے لگے تاکہ وہ بھی مقبول ہو سکے۔ سوال نمبر 7، گلکرسٹ کی کچھ کتابوں کے نام لکھیں۔ گلکرسٹ نے بہت سی کتابیں لکھی جن میں ہندوستانی زبان کی قواعد، مشرقی زبان دان، ہندوستانی زبان پر مقدمہ اور ہندوستانی زبان کی مشقیں کافی اہم ہیں۔ سوال نمبر 8، میر امن کے عہد نے اردو زبان خصوصاً اردو نثر کے فروغ میں کیا کردار نبھایا؟ میر امن کے عہد میں اردو زبان کے فروغ میں ایک بنیادی کام یہ ہوا کہ فورٹ ولیم کے زیر نگرانی اردو کی بہت سی اہم کتابیں لکھی گئی۔ قصے اور کہانیوں کے ساتھ ساتھ لغت اور قواعد کی کتابیں بھی تیار ہوئیں۔ سوال نمبر 9، میر امن کے عہد کی زبان کی خوبیاں بیان کیجیے۔ ان کا جواب ہو جائے گا، میر امن کے عہد کی زبان کی خوبیاں روزمرہ کا استعمال، آسان اور عام فہم الفاظ، روانی اور برجستگی ہے۔ یہ ہو گیا اکائی نمبر 2 جو میر امن کی عہد پر تھی، اور اس کی نیکسٹ ویڈیو میں اکائی نمبر 3 ہم بتائیں گے۔